18वीं लोकसभा का पहला सत्र खत्म हो चुका है। स्पीकर चुने जा चुके हैं, सरकार ने अपना कामकाज शुरू कर लिया है। लेकिन चुनाव सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में चल रहे हैं। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने साल 2024 को ग्लोबल इलेक्शन ईयर डिक्लेयर किया था, और इसलिए क्योंकि दुनिया भर में चुनाव का ये साल था। और ये गलत भी नहीं, क्योंकि साल 2024 में कुल 64 देशों में चुनाव होने थे, और इसमें दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत भी शामिल थे। लेकिन बात सिर्फ भारत और अमेरिका की ही नहीं, बात है रूस की, यूरोपियन यूनियन की, फ्रांस की, ब्रिटेन की, कनाडा की और श्रीलंका जैसे देशों की, जहां पर चुनाव होने हैं, जो ना सिर्फ पूरी दुनिया की 50% आबादी को कवर करता है, बल्कि यहां बनने और बदलने वाली सरकारों का सीधा असर भारत और भारत की ग्रोथ पर भी पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर, राजनीति के गलियारों से जुड़ा वो शो जहां खबर के हर पहलू से हम आपको रूबरू कराते हैं, परतों में लिपटी सियासत की सच्चाई बताते हैं और आपको सियासत का हर वो एंगल समझाते हैं जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप देश और उसके नाम पर हो रही सियासत को बखूबी समझ सकें। आज भी पॉलिटिकल कॉरिडोर में बात सियासत की, चुनाव की होगी, लेकिन भारत की नहीं, ग्लोबल इलेक्शन और उनके नतीजों की। हाँ, ये बात अलग है क्योंकि वो तमाम नतीजे भारत पर क्या असर छोड़ेंगे उसका जिक्र जरूर होगा, क्योंकि बदलती बिगड़ती जियोपॉलिटिकल इस पूरी तस्वीर के बीच जरूरी हो जाता है कि आज हम दुनिया भर के इन देशों में जारी चुनाव को समझें, उनके नतीजे का अनुमान लगाएं और ये भी भांपने की कोशिश करें कि आखिर ये नतीजे भारत के लिए क्या पैगाम लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी यानी अमेरिका से। अमेरिका और भारत एक दूसरे को 21वीं सदी का सबसे अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर बताते आए हैं, हर फ्रंट पर एक साथ खड़े नजर आए हैं। लेकिन चुनावी फिजा है साहब, चुनावी फिजाओं के बीच दोनों देशों के दरमियान कुछ तल्खियां भी उभर कर नजर आ रही। चुनाव करीब है तो अमेरिका का पुराना भूत फिर से जाग गया है, वही सेक्युलरिज्म और धार्मिक सहिष्णुता वाला। आदत से मजबूर अमेरिका ने भारत पर रिलीजन और फेथ के आधार पर भेदभाव का आरोप लगा दिया है। वैसे तो ये अमेरिका की पुरानी आदत है, अपने ही सहयोगियों को टीज करना, लेकिन इस बार अपने जो जयशंकर साहब हैं वो भी फुल मूड में नजर आ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के सेक्युलरिज्म पर जब सवाल उठाए तो भारत ने भी झन्नाटेदार जवाब दिया और पब्लिकली अमेरिका को फटकार लगा दी। इंडिया ने कहा कि अमेरिका को अपने देश में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी होगी तो करे, लेकिन उसके लिए भारत को मोहरा बनाने की जरूरत नहीं है। और ये एक झलक थी, भारत खालिस्तान मामले में अपने अमेरिका और उसके साथियों की मनमर्जी टॉलरेट नहीं करेगा। भारत ने भले ही अलगाववादी ताकतों का सीधा जिक्र ना किया हो, लेकिन मैसेज क्लियर था, और वो ये कि देश की संप्रभुता और अखंडता की कीमत पर किसी की भी साझेदारी को अहमियत नहीं दी जाएगी, फिर चाहे वो सामरिक हो या रणनीतिक। तो बर्निंग क्वेश्चन ये है कि क्या भारत का इन देशों के साथ आपसी भरोसा घटने तो नहीं लग गया। और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपने पहले विदेश दौरे पर जाने वाले हैं, और इसके लिए उन्होंने चुना है अपने पुराने और भरोसेमंद साथी रूस को। ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद एक पहली बायलैटरल मीटिंग होने वाली है, वो रूस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही मॉस्को जाकर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करेंगे, और जाहिर है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के साथ उनकी ये मुलाकात अमेरिका को शायद ही पसंद आए, और वो भी तब जब पुतिन भी चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले चीन गए
और फिर वहां से उत्तर कोरिया, जहां उनकी तानाशाही किम जोंग उनके साथ ड्राइविंग की तस्वीरें बहुत वायरल हुई, उसने सुर्खियां भी बटोरी। समीकरण साफ है, अगर अमेरिका यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर पश्चिमी ब्लॉक को रूस के खिलाफ गोलबंद करना चाहता है, तो फिर रूस भी खुलकर उसके कट्टर दुश्मनों के साथ आने को तैयार है। और फिर चाहे वो ईरान हो, चाइना हो या फिर नॉर्थ कोरिया। यानी जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो अब कोल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसी सिचुएशन बनती दिख रही है जहां फिर से दुनिया दो ध्रुवों के बीच बंटती नजर आ रही है, क्योंकि लंबे समय तक अमेरिका यही चाहता था कि यूनिपोलर रहे और रहा भी। लेकिन सवाल यह है कि लगातार मल्टीपोलर ऑर्डर की बात करने वाला भारत इन दो ध्रुवों के बीच कहां है? और एक और सवाल है, क्या भारत इनमें से किसी को भी नाराज करने का जोखिम उठा सकता है? तो जनाब, इस सवाल का जवाब आप पीएम मोदी के रशिया दौरे में ढूंढ सकते हैं। वहां की बॉडी लैंग्वेज, वहां के जो तस्वीरें आएंगी, उसमें काफी कुछ आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब क्रेमलिन में व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ मिल रहे होंगे, तो दूसरे फ्रेम में आपको उनकी जेलेंस्की के साथ गले मिलती हुई तस्वीरें भी ध्यान से देखनी होंगी। दरअसल यही मोदी का स्टाइल रहा है, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। उस रिजीम में इंडिया जो भी लगातार जिस तरीके से इंडिया का बिहेवियर दूसरे देशों के साथ रहा, वो अपने एक अलग स्टैंड के साथ रहा। लगभग इसी डिप्लोमेसी को फॉलो करता पहले भी आया है और इस 5 साल में भी उसी डिप्लोमेसी को फॉलो करता नजर आएगा। फिर चाहे रूस हो और यूक्रेन के बीच जो संतुलन साधने की बात हो, या फिर इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच हो। वैसे भी जियोपॉलिटिक्स संतुलन का ही खेल है, लेकिन हम एक बार फिर, और इसी संतुलन के लिए मैं एक बार फिर आपको कहूंगी कि जो जियोपॉलिटिक्स को हम संतुलन की स्ट्रैटेजी और पॉलिटिक्स बताते हैं, भारत ने पिछले 5 सालों में, या यूं कहें कि पिछले 10 सालों में, इस संतुलन को बखूबी निभाकर ये बता दिया है कि वो अपना एक स्टैंड रखता है, वो किसी और के हिसाब से नहीं चलता है। लेकिन हम एक बार फिर अपने बेसिक क्वेश्चन की तरफ वापस बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अमेरिका के चुनाव की, क्योंकि इस साल के अंत में होने वाले ये चुनाव भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से बेहद क्रूशियल है। और ऐसे में बीते गुरुवार को इसके संकेत भी मिल गए, जब जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई और इसके नतीजे जाहिर तौर पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए अच्छे नजर नहीं आए। और उससे ज्यादा अब तो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ही एक आवाज उठने लगी है, और आवाज ये है कि बाइडेन की दावेदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कुल मिलाकर बाइडेन की हालत खस्ता है और इस बार उनके दोबारा जीतने की उम्मीद खासा नजर नहीं आ रही। अब ऐसे में एक और सवाल है, ऐसे में सवाल है, तो क्या ट्रंप यूएस के अगले राष्ट्रपति होंगे? और अगर होंगे तो फिर भारत का क्या होगा? एक्चुअली अमेरिका भारत को जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से चीन के विकल्प के रूप में देखता आया है और ये उसे अमेरिका का स्वाभाविक पार्टनर बना देती है। और इसमें जो इंटरेस्ट सिर्फ भारत का ही नहीं, अमेरिका का हमसे भी ज्यादा है, क्योंकि भारत न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। और यही इसके इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है, क्योंकि अगले कुछ सालों में भारत ये साफ कर चुका है कि वो दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा, यानी अमेरिका और चीन के ठीक बाद। लिहाजा अमेरिका में ट्रंप लौटे या बाइडेन रिपीट हो, ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए तो भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते अभी जैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। वहीं अगर ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए तो भी भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं नजर आएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बातचीत के सुर जो हैं वो थोड़े बदलते हुए नजर आए। वैसे ट्रंप हाल ही में पीएम मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं, दोनों के बीच बहुत शानदार केमिस्ट्री रह चुकी है और नमस्ते ट्रंप तो वो शायद भूल ही ना सके। जबकि
जो बाइडेन से भी पीएम मोदी के रिश्ते काफी दोस्ताना रहे और वो तस्वीरें लगातार पिछले कई सालों में आपके सामने आई। ऐसे में कहा जा सकता है कि अमेरिका चुनाव का नतीजा चाहे जो कुछ भी हो, भारत के हालात लगभग सेम ही रहने वाले। अमेरिका से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और अहम पार्टनर की, जो ना सिर्फ भारत के पक्के दोस्तों में से एक है, बल्कि हर मुसीबत में साथ खड़ा दिखता है, और वो देश है फ्रांस। फ्रांस में 28 जून को पहले राउंड की वोटिंग, पार्लियामेंट्री इलेक्शन की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन इसमें विपक्षी नेता मरीन ली पेन की एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी नेशनल रैली को बढ़त मिलती दिख रही है। शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि ली पेन अगली सरकार बना सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फ्रांस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा होगा जब सत्ता की बागडोर किसी राइट विंग अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टी के हाथ में होगी। अब समझते ये हैं कि इसमें भारत के लिए क्या मैसेज है, भारत और फ्रांस के बीच के रिश्ते कैसे होंगे। इसके लिए पहले फ्रांस के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को, जो उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसको समझना होगा। दरअसल फ्रांस में डबल लेयर वाला पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब डबल लेयर पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? यहाँ वैसे तो भारत की ही तरह सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जबकि कंट्री हेड होता है राष्ट्रपति। लेकिन भारत से उलट या भारत से इतर यहाँ पर दोनों को ही, चाहे कंट्री हेड राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री, दोनों को सीधे जनता इलेक्ट करके लेकर आती है। तो ऐसे में होता यह है कि दोनों ही बहुत पावरफुल होते हैं, और इसीलिए फ्रांस में दोनों ही काफ़ी पावरफुल होते हैं और दोनों ही मिलकर फैसले लेते हैं। ऐसे में जब अगर एक ही पार्टी के दो नेता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते हैं तो फ्रांस में सरकार चलाने में कोई खासा दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग पार्टी के होते हैं तो फिर जाहिर तौर पे चुनौतियां बढ़ सकती हैं, और इस बार कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। और इससे टेक्निकल लैंग्वेज में अगर कहें तो कोहैबिटेशन कहते हैं इसे। यानी अगर इन चुनाव में नेशनल रैली को मेजॉरिटी मिल जाती है तो मैक्रो को एक ऐसे पीएम को साथ काम करना होगा जो आइडियोलॉजिकली उनका विरोधी होगा। जाहिर है ऐसे में टकराव बढ़ेंगे और मैक्रो के लिए संसद में अपने फैसलों को अप्रूव करवाना मुश्किल हो जाएगा। मैक्रो के कार्यकाल में फ्रांस भारत का एक रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा था। पीएम मोदी के साथ उनके रिश्ते काफी बेहतर थे और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े अग्रीमेंट किए गए। टेक्निकली मैक्रो 2027 तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे, तो इस लिहाज से भारत के लिए फिर ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला। फ्रांस में चाहे मैक्रो जीतें या फिर मरीन ली पेन, एक सच ये भी है कि दोनों ही राफेल डील को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये अरबों डॉलर की डील है। वैसे एक रियलिटी ये भी है कि मरीन ली पेन भले ही मैक्रो की जबरदस्त विरोधी हों, लेकिन उनकी नीति कभी भी भारत विरोधी नहीं रही। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर ली पेन जीतती हैं तो फ्रांस में भी नेशनलिज्म की भावना बढ़ेगी, उनकी इकोनॉमिक नेशनलिज्म की भावना भी मजबूत होगी और वो इकोनॉमी को और ज्यादा प्रोटेक्टिव और क्लोज बना सकती हैं। इसका इंडिया को नेगेटिव सेटबैक हो सकता है, क्योंकि जब फ्रांस भी प्रवासी भारतीयों की संख्या में कटौती कर सकता है, नौकरियों में अपने लोगों को प्राथमिकता दे सकता है, और इसका भारत पर सीधा असर पड़ेगा और इसके नतीजे इस संडे आने वाले हैं। जो तस्वीर है वो इस रविवार को साफ हो जाएगी, लिहाजा आप भी नजर बनाकर रखिएगा। चलिए फ्रांस से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रिटेन की, जहां ऋषि सुनक का ही नहीं भारत का भी काफी कुछ स्टेक पर है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने इसी 22 मई को अचानक एंड वक्त पर पहले चुनाव कराने का ऐलान कर दिया और इसके बाद 4 जुलाई यानी 2 दिन पहले वहां वोटिंग हो चुकी है। और जो नतीजे हैं वो बताते हैं कि ब्रिटेन में 14 साल बाद एक बार फिर लेबर पार्टी की सरकार आ चुकी है। अब ब्रिटेन भी अमेरिका की तरह ही भारत का
बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलायंस है। ऐसे में सत्ता बदलने के साथ भारत ब्रिटेन के रिश्ते भी बदल सकते हैं। माना जा रहा है कि भारत के लिहाज से अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि लेबर पार्टी के साथ भारत के रिश्ते उस तरह से नहीं रहे। लेबर पार्टी के जो एक्स चीफ थे जेरेमी कॉर्बिन, उनके भारत विरोधी तेवर किसी से छुपे नहीं हैं। वो न सिर्फ भारत के में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाते थे, बल्कि आपको याद होगा कि कश्मीर मुद्दे पर भी उनका रुख भारत को अनकंफर्टेबल बनाता रहा है, क्योंकि वो कश्मीर पर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाद में पार्टी ने उन्हें सस्पेंड ही कर दिया और अब जो लेबर पार्टी की नई चीफ है एनालिसे डोड्स, उन्होंने खुलेआम ऐलान किया था कि उनकी पार्टी अगर पावर में आई तो भारत प्रायोरिटी में होगा। यही नहीं, लेबर पार्टी ने ब्रिटेन में भारत विरोधी भावनाओं को खत्म करने के लिए ऐलान किया था। भारत विरोधी मतलब स्पेशली खालिस्तान का मुद्दा, खालिस्तान सेंटिमेंट्स को, क्योंकि कनाडा और यूएस की तरह ब्रिटेन में भी खालिस्तान सपोर्टर्स का बड़ा अड्डा बन गया है। और अब लेबर पार्टी सत्ता में है तो उम्मीद यही की जा रही है कि इससे भारत और ब्रिटेन के रिश्ते प्रभावित नहीं होंगे। हाँ, फिर भी ये मत समझ लीजिएगा कि कुछ भी बदलेगा नहीं, जरूर बदल सकता है, क्योंकि अगर लेबर पार्टी पावर में आती है तो भारत के साथ एफटीए और वीजा समेत कई ऐसे मामले हैं जो खटाई में पड़ते नजर आएंगे। फिलहाल यूके और भारत के बीच कोई ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है। हालांकि बातचीत जारी है, लेकिन नई सरकार इसका क्या करेगी कोई नहीं जानता। फिलहाल दोनों देशों के बीच लगभग 38.1 बिलियन डॉलर का सालाना का कारोबार है। और यही नहीं, सन 2021 में यूके में भारत का करीब 9.3 बिलियन पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट था और ब्रिटेन कभी नहीं चाहेगा कि ये इन्वेस्टमेंट रुके। यही नहीं, यूनाइटेड किंगडम में इंडियन डायस्पोरा अब देश का सबसे बड़ा अप्रवासी समूह है। 2011 की सेंसेक्स के मुताबिक यूके में भारतीय मूल के करीब 14 लाख लोग रहते हैं, जो कुल पॉपुलेशन के करीब 2.5% है। और यही नहीं, यूके के टॉप 100 बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट में 9 इंडियंस शामिल हैं। साथ ही आज यूके में 18 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स एजुकेशन लिए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ब्रिटेन में किसी भी तरह की सरकार हो, वो भारत को दरकिनार नहीं कर सकता। लेकिन कुछ फैसलों पर भारत पर सीधे असर पड़ेगा, जो नेगेटिव असर डाल सकता है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 3.0 में अपने पहले विदेश दौरे के लिए रूस को चुना है। मैसेज क्लियर है, भारत जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। वो रूस से तेल और गैस भी खरीदेगा और फ्रांस और अमेरिका से हथियार भी। वो ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर दिलासा भी दिलाएगा तो पुतिन से दोस्ती का वादा भी निभाएगा। लेकिन बीते कुछ वक्त से जिस तरह से दुनिया 2 ध्रुवों में तेजी से शिफ्ट हुई है, वैसे में भारत के लिए आसान नहीं होगा। भारत के लिए अपनी नीति पर टिके रहना आसान नहीं होगा और भारत इसमें कितना कामयाब हो पाता है वो इन देशों के चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों के अंदर अपनी राजनीतिक क्षमता, स्ट्रेटजी और जिस तरीके से ग्लोबल लीडर की तरह उभरे हैं, और उस ग्लोबल लीडर के पीछे उनकी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा रोल है। भारत अपना एक स्टैंड रखता आया है और ये देखना होगा कि इन चुनाव के नतीजों के बाद भारत अपनी उसी ग्लोबल पॉलिसी, अपनी उसी फॉरेन पॉलिसी पर स्टैंड करता है या नहीं।